आप सभी का सहयोग समाचार के कॉर्नर में स्वागत करता हूं। आज का जो इम्पोर्टेंट कोट है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है, वो दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। टेररिस्ट इज़ नॉट अबाउट ओनली रिलेटेड टू वन रिलीजन बट इट्स अबाउट अटैक ऑन ह्यूमन काइंड। ये एक ऐसा कोट है जिसमें मतलब दिखाया या बताया जा रहा है कि टेररिस्ट हमेशा एक धर्म से नहीं मतलब उसी धर्म से लोग टेररिस्ट आते हैं, बल्कि ये पूरे ह्यूमन काइंड के लिए प्रॉब्लम है। जैसे अभी कल ही के दिन ऑस्ट्रेलिया में अटैक हुआ बहुत बड़ा, सिडनी में, जो एक पोर्ट सिटी है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे उस अटैक में क्या हुआ कि ज्यूज़ के द्वारा वहाँ प्रार्थना की जा रही थी, उनका अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। उस फेस्टिवल के दौरान वहाँ पे कुछ टेररिस्ट आके अचानक से शूटिंग स्टार्ट करते हैं और काफ़ी आज के न्यूज़ में जो आया आर्टिकल में, उसमें लिखा हुआ करीब 11 जूइश लोग यानी यहूदी जिनको कहते हैं, उनकी मौत की खबर आई है। तो जब खबर निकल के आई तो पता चला, और हमेशा भी ऐसा मोस्टली ऐसा होता है कि जो टेररिस्ट होते हैं वो इस्लाम मुस्लिम धर्म से रिलेटेड रखते हैं। तो वहाँ पर जब चीज़ें आगे बढ़ी तो पता चला न्यूज़ में कि एक ऐसा करेजियस पर्सन था जो भी खुद मुस्लिम था, वो टेररिस्ट का बंदूक छीन लिया, जो कि उसके हाथ में पहले से बंदूक था। अपने जान की परवाह ना करते उसने बंदूक छीन के और काफ़ी लोगों को कह सकते हैं जान बचाया, और ख़ुद भी उसको गोली लगी। तो कहा गया कि जब एक स्टेटमेंट मिला कि मारने वाला भी मुस्लिम लेकिन बचाने वाला भी मुस्लिम था। तो इस चीज़ों से सेम कोट हमें जाता है कि हमेशा हम एक धर्म से टेररिज्म या टेररिस्ट लोगों को ना जोड़ें, बल्कि ये हर एक समाज, हर एक धर्म से निकल के आते हैं लोग, जो कि अपने किसी कारण से या कि माइंड वॉश होने के कारण वो इस चीज़ों को अपनाते हैं और ह्यूमैनिटी पे बहुत बद से बदतर तरीके से वॉर करते हैं या क्राइम को अंजाम देते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि ये इस पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और पूरे वर्ल्ड में अभी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के तौर पे बन के उभरा है। क्यों? ऐसे तो लाइमलाइट में है तो सभी लोग आप जानते होंगे, लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड ऐसा कि 11 लोग तो ऐसे कहीं सारे जगह पे मरे होंगे। कल का एक लौता दिन नहीं होगा, ऐसे रोज़ हज़ारों लाखों लोग मरते हैं रोज़। लेकिन ये खबर ही इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़े पैमाने पे एक रिच एजुकेटेड पीपल है, और साइंस की दुनिया में भी सबसे ज़्यादा जिनके नाम पे इन्वेंशन है, वो ज्यूइश लोग हैं, जुडाइज़म जो भी फॉलो करते हैं। चाहे आप एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ले लें, चाहे आप रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम ले लें, चाहे आप अभी के बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम ले लें, मार्क जुकरबर्ग का नाम ले लें, वो सब एक ही रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं। और कहा जाए तो इस रिलीजन का इनडायरेक्टली पूरे वर्ल्ड पे कब्जा है। क्यों? क्योंकि इजराइल एकलौती ऐसी देश है जिसमें सबसे बड़े पैमाने पे माइक्रोचिप बनता है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो। उनका एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं स्पाई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के नाम पे उसको जाना जाता है। उस सॉफ्टवेयर के दम पे कितने सारे ऐसे सरकार की चीज़ों को जाना जाता है, प्राइवेसी को कर्टेल किया जाता है। एक छोटे सॉफ्टवेयर की बात हो रही, सेम सिनेरियो, और उस पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो वहाँ रिलीजन रहती है वो सब जुडाइज़म से फॉलो करते हैं। तो जब कहीं भी देश में किसी भी कोने में ज्यूइश लोगों की मौत होती है या किसी कारण कोई हमला होता है उन पे, तो इज़राइल की पूरी इंटेलिजेंस और पूरे वर्ल्ड की पूरी न्यूज़ चैनल्स उस तरफ एक्टिव हो जाती है। क्योंकि मैं आपको एक इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम बता दूं जिसको मोसाद कहते हैं, दुनिया की सबसे ख़तरनाक स्पाई एजेंसी है। जैसे हमारा NI है, CBI रॉ है, उससे बहुत दुगना आगे की चीज़ है। अगर जो एक ज्यूइश को भी मौत होती है तो वो बदला लेने उसके कंट्री में बिना बताए इलीगली जाते हैं और उस क्रिमिनल को मार के वापस भी आ जाते हैं। वो हमारे दिमाग में तो अभी चल रहा होगा कि एक न्यूज़ है, लेकिन वहाँ इंटेलिजेंस में चल रहा होगा कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, कितने लोग थे, इसके पीछे कौन सी हमले थे, और वो पूरी चीज़ें वहाँ चल रही हैं। और अब आने वाले समय पता चलेगा कि बहुत बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन किया गया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट उनका अमेरिका करता है। तो इसलिए ये 11 लोग, ऐसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, क्योंकि वो बाय बर्थ एक स्पेशल रिलीजन से आते हैं। ये एक फैक्ट पे नहीं है, ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं है। आप सर्च करेंगे जाके कि तो बहुत बड़े पेटेंट उनके पूरे रिलीजन के नाम पे हैं। पेटेंट हो या बड़े इन्वेंशन हो, रिसर्च हो, एक ही रिलीजन, नोबेल प्राइज़ तक करीब कहा जाता है कि 40 to 50% नोबेल प्राइज़ जो उन्हीं के
लोग रिलीजन में से साइंटिस्ट रहते हैं उनको दिया जाता है। तो समझ सकते हैं कि इकलौते एक ऐसा रिलीजन है जिस पे जितना बोले उतना कम, क्योंकि उनके रिलीजन में ही एक खासियत है। ऐसे तो इस पर एक डिबेट और डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं इसमें छोटा एक आपको चीज़ें ऐड करके बता दूं। जुडाइज़म की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं जैसे बाकी रिलीजन्स में। उसके कंपैरिजन में वो काफ़ी लिबरल और काफ़ी अलग थ्योरीज, उसमें रिसर्च और जो कहते हैं इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है। कि रिलीजन का मतलब ये नहीं कि जो ट्रैक पे हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं उसी ट्रैक पे हम चलते रहें और उतनी ही रूल रेगुलेशन को फॉलो करें, नहीं, बल्कि नया इनोवेशन, नया रिसर्च ही एक लाइफ का पार्ट है, वो उनके रिलीजन का पार्ट है। तो इसके कारण वो सबसे एजुकेटेड और सबसे अच्छे रिसर्च में उनका नाम आता है। और हम सब जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो लगभग लोग वहीं से आते हैं। तो ये बहुत दुखद सूचना है पूरे ह्यूमन काइंड के लिए। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में सबसे मोस्ट प्रोटेक्टेड कंट्री के तौर पे आता है। उसके आसपास कोई पड़ोसी देश बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, वो समुद्र से घिरा हुआ चारों तरफ। और वहाँ टेररिस्ट का पहुँचना और इस तरीके के हमला का इल्ज़ाम देना, कहा जाता है कि 30 साल पहले इतने बड़े पैमाने पे हमला किया गया था। 30 साल पहले इमेजिन कीजिए, और 30 साल बाद आज सेम तरह का हमला किया गया। तो पूरी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन के उभरा है। और पूरे वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री और डिफेंस फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे हैं, और इसके पीछे जांच बहुत तेज़ी से बैठ गई है। यहाँ तक इंटरनेशनल जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी इसको अपने नज़रिए में रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये न्यूज़ बाकी टेररिस्ट अटैक से अलग है बिकॉज ऑफ इट्स सेंसिटिविटी। कोई क्वेश्चन हो या कोई वो पॉइंट ऐड आप करना चाहते हो तो करें, फिर हम आगे बढ़े अगले न्यूज़ में। इनफ। तो हमारा जो दूसरा न्यूज़ है वो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट को लेकर। इंडिया में हाल ही में जो बड़ी बड़ी एमएनसीज़ यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज़ जो हैं, जैसा हमारा हो गया अमेज़ॉन, जैसा हमारे हो गया माइक्रोसॉफ्ट, जैसा हमारे हो गया एप्पल या गूगल, इन सब जितने भी कंट्रीज़, एप्पल से तो काफ़ी समय पहले से ही कहा और उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है। मुंबई और दिल्ली में बहुत बड़ा बड़ा उनका शॉप खुल चुका है। सेम चीज़ें बाकी कंपनीज़ के द्वारा कही जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब कोई बड़े पैमाने पे कोई बाहर की कंट्री या कोई इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी देश में डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करता हो या वहाँ के बॉन्ड्स ख़रीदता हो तो उसे एफडीआई के तौर पे रखते हैं। और इंडिया शुरुआत से ही काफ़ी बड़े अलग अलग नेशंस के लोगों के लिए प्रिफरेबल रहा है एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी धीरे धीरे हमने देखा कि लिबरल होते जा रही है और कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोग होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना होता है, वो हमेशा इसी तरह की कंट्रीज़ देखते हैं जो स्टेबल हो, जहाँ की गवर्नमेंट मतलब पार्लियामेंट में हो सके तो एक स्टेबल गवर्नमेंट चल रही हो, जहाँ गवर्नमेंट हमेशा से प्रेफर करता हो कैपिटलिज़म को इंस्टीड ऑफ चूजिंग सोशलिज़म और पब्लिक सेक्टर। तो सेम सिनेरियो इंडिया में हो रहा है। अब हमें ये समझना, ये सब चीज़ें तो हम पहले से जान रहे हैं, लेकिन यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि जब वो बड़ी बड़ी कंपनी इतनी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगी तो वो यहाँ बनाएंगे अपने डाटा सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, और साथ ही बनाएंगे अपना स्टोरेज सिस्टम। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें का उपयोग होगा वो है नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे वाटर बहुत बड़े लेवल पे, एनर्जी बहुत बड़े लेवल पे। मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कितना ज़्यादा खपत बिजली का या कोयले का बढ़ जाएगा इनके स्टोरेज सिस्टम यहाँ आने के बाद, क्योंकि वहाँ चीज़ें इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं। तो उनको कहा जाता है कि जितना हो सके वो एक फेवरेबल टेम्परेचर में रहती हैं, तो मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी बहुत उपयोग होता है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया पूरे विश्व में ऐसा नेशन है जो 70% अपनी बिजली कोयले से बनाता है। मैं आपको बता दूं कि इसलिए, और उतना ही नहीं, आपको तो लगता होगा कि झारखंड और छत्तीसगढ़ से वेस्ट बंगाल से हमारा पर्याप्त कोयला आता है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से। तो सोचिए कि हम कोयला कितने बड़े लेवल पे कोयला या थर्मल पावर एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं। इसके कारण पोल्यूशन तो हो ही रहा है। सेम चीज़ मैं आर्टिकल में ऐड करना चाहूँगा, एक एडिटोरियल जो काफ़ी समय से हमेशा न्यूज़पेपर में आता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना। वो कहीं से भी सही नहीं है। हमने देखा कि हमारी सरकार, हमारा एक सोशल मीडिया, पूरा
एक एक्सपेक्ट बन के निकला है कि इलेक्ट्रिक चीज़ों को उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बाइक लें, इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लें, इलेक्ट्रिक ई रिक्शा भी अभी बहुत ट्रेंड पे पूरे इंडिया में। खास करके नॉर्थ इंडिया में आप कहीं भी किसी सिटी में चले जाएँ, छोटे से छोटे सिटी में, तो वहाँ इलेक्ट्रिक रिक्शा आ गई है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करना, तो हम वो भूल जाते हैं कि वहाँ कोयला से एनर्जी आ रहा है। वो हमें वहाँ याद रखना पड़ेगा कि कोयला को उपयोग जितना कम करें एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करना। इलेक्ट्रिसिटी प्रमोट करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट इलेक्ट्रिसिटी आ कहाँ से रहा है, इलेक्ट्रिकल करंट आ कहाँ से रही है, बन कहाँ से रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है उसको यूज़ करने से ज़्यादा। तो यहाँ सेम चीज़ कहा जा रहा है कि जब इतने बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हमारे देश में होगा, तो क्या हमारी देश की जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए पर्याप्त हैं, या क्या हम आने वाले समय जो 2030 तक हमारा एक विज़न है कि हम आने वाले 2030 में अपनी एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी तक लेके जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से, वो क्या हम पूरा कर पाएंगे? कार्बन एमिशन को कम कर देंगे। 2000 हमें कहा गया 1947 तक कि हम 2070 तक कार्बन ज़ीरो कंट्री हो जाएं। इमेजिन कीजिए, आपको तो पहले ही लग रहा होगा कि 2070 यानी बहुत समय है, लेकिन तब भी एक इतनी बड़ी इकॉनमी के लिए, इतनी बड़ी कंट्री के लिए, एक डेवलपिंग इकॉनमी के लिए कार्बन ज़ीरो होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल थिंग है, कि बहुत मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। और जब हम इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को वेलकम कर रहे हैं, जो कि जिसका पॉजिटिव साइड बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट है। हमारे देश में कहा गया है कि इंडिया क्लाइमेट पे इसलिए नहीं बात कर पा रही है क्योंकि घर से लोग बाहर निकलेंगे तभी तो बाहर की चीज़ें देख पाएंगे। बाहर की टेम्परेचर बढ़ी है, बाहर बारिश ज़्यादा हो रहा है, कब देख पाएंगे? जब आप घर से बाहर निकलेंगे। और घर से बाहर लोग कब निकलते हैं? जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट हो, कोई काम हो। तो हमारी देश की जनता घर से बाहर निकलने योग्य नहीं है, उनके पास इतना पैसा या इतना वो माध्यम ही नहीं है कि घर से बाहर निकले। और घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो उनको चीज़ें पता भी नहीं है कि इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, फिर हमारे पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ने के कारण। तो यहाँ कहा जा रहा है कि हमने एम्प्लॉयमेंट तो देने के लिए इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को तैयार कर लिया, हमारे देश में आने वाली है, लेकिन क्या एम्प्लॉयमेंट जो कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट से इन्वायरमेंट इक्वल हो रहा है? क्या हम जब एम्प्लॉयमेंट देंगे तो उतना इन्वायरमेंट को बचा पाएंगे? तो यही सेम चीज़ें यहाँ पूछी जा रही हैं कि इंडिया में जितना कम पानी है ऑलरेडी, जितना कम हमारे पास एनर्जी, हमें खुद ही कमी पड़ रही है, तो इतने बड़े बड़े फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम कैसे उनको एक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएंगे? कि क्योंकि बाहर की कंपनी उनको नहीं खुद मेहनत करना। यहाँ के जैसे आपको मैं बता दूँ कि चाइना में इतने बड़े लेवल पे क्यों इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरीके से रेडी थी इन्वेस्टमेंट के लिए, खुद को रेडी कर चुकी थी। जब आप जितने भी बड़े बड़े कैपिटलिस्ट कंपनीज़ हैं उनके लिए ज़मीन खरीद के रखी थी, यहाँ तक कि चीप लेबर और रॉ मटेरियल सब रेडी था उनके पास, बस वहाँ पैसे आने थे, बाकी काम वो खुद कर रहे हैं। आज तक लगभग आईफोन जितने हम यूज़ करते हैं या जितने बड़े बड़े माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स और एन नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के प्रोडक्ट, तो उन सब का बनावट और मटेरियल सब कुछ चाइना में ही होता है। बस वो जो मैकेनिज़्म है वो बाहर की कंट्रीज़ प्रोवाइड करती है या बताती है कि इस बेसिस पे आपको इतना अपडेट करना है या इस तरह की सॉफ्टवेयर बनानी है, बाकी सारा काम चाइना में होता है। लेकिन रही बात इंडिया में, तो इंडिया उल्टा कर रहा है, इंडिया आउटसोर्स करता है अपनी चीज़ों को। इंडिया में जितने भी बड़े बेंगलुरु जो सिटी है, वहाँ जब हम बात करते हैं वहाँ की चीज़ें, तो इंडिया यहाँ से आउटसोर्स कर रही है सेम चीज़ें। भाई रही बात सॉफ्टवेयर की, रही बात हमारे जैसे हम बात करते हैं कॉल सेंटर्स की, तो बाहर के कंपनीज़ हमें हायर करती है आउटसोर्स करने के लिए चीज़ों को, चाइना में उल्टा है। तो हम इस आर्टिकल में यही जान रहे हैं कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, लेकिन इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए हम दोनों को, हमें हमारी देश की आवश्यकता है। पहले प्रायोरिटी तो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जब बात करें लॉन्ग टर्म में तो इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम टैकल किस तरीके से करेंगे, हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ आएंगी इन्वायरमेंट पे, वो हमें देखना है, और किस तरीके से आने वाले समय में वो इम्पैक्ट करेगा हमारे डे टू डे लाइफ में, ये इम्पोर्टेंट है। कोई क्वेश्चन? कुछ सोलर एनर्जी के बारे में अगर आप बताएं तो ज़्यादा बढ़िया हो। हाँ, जैसे सोलर एनर्जी की बात रही तो इंडिया में सोलर एनर्जी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल सोलर अलायंस नाम की एक कंट्री है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है,
उस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में ही है। वो इंडिया सोलर एनर्जी के एक्सपेक्ट में पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे जा रहा है। इंडिया सबसे बड़े लेवल पे प्रमोट कर रहा है। एक बहुत बड़ी पॉजिटिव कह सकते हैं हमारे लिए एस्पेक्ट है पूरे वर्ल्ड में। E को मेंटेन करने के लिए हाँ। इंडिया सोलर एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। जैसा कि कहा E=E, तो इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को बैलेंस करते हुए सोलर एनर्जी को इंडिया बढ़ा रही है। और राजस्थान और गुजरात पूरे इंडिया में सबसे बड़ी ऐसी एरियाज़ हैं जहाँ सोलर एनर्जी के लिए बहुत फेवरेबल कंडीशंस हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ थार डिज़र्ट है। थार डिज़र्ट बड़े पैमाने पे पूरी तरीके से नॉन वेजिटेशन वाली एरिया है, जहाँ कोई हरियाली नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है। तो वहाँ हम उसका उपयोग कर सकते हैं सोलर एनर्जी को लेने में या सोलर प्लेट को बड़े पैमाने पे यूज़ करने में। क्योंकि जो वहाँ की सैंड है वो डबल साइडेड सोलर का काम कर सकती है। क्योंकि एक बार जब रेत गर्म होती है, सैंड गर्म होती है, तो नीचे से जो हीट रेडिएशन निकलती है, तो वहाँ बाई सोलर का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। क्योंकि एक जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्ट सोलर पैनल पड़ेंगी, और एक जो वहाँ की सैंड होती है अगर वो हीट होती है तो उसमें जो हीट वेव निकलती हैं, तो जो उसका निचला हिस्सा होता है वो भी गर्मी उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिकल सोर्स है वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू जो लैंड एरियाज़ होते हैं। मतलब तो बेसिकली रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जब सनलाइट पड़ेगी रेत पे, तो पहली बात तो डायरेक्टली सोलर प्लेट्स एनर्जी लेंगी, एनर्जी बनाएंगी। दूसरी चीज़ जो होगी वो होगी रेत से भी एनर्जी निकलना। तो दोनों तरफ से होगा। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक और है कि जब हम बात करते हैं थार डिज़र्ट, इन्वायरमेंट हमारी इतनी अच्छे से मैनेज है कि आपको विश्वास नहीं होगा, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर जो इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है हमारे द्वारा, तो बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है उसका। अगर मैं बात करूँ वहाँ से थार डिज़र्ट से बड़े पैमाने पे सॉइल या धूल उड़ के जो आती है वो सॉइल बनने का काम करती है। एक सॉइल बनने का प्रोसेस होता है पूरा। तो जो सैंड या जो वहाँ से रेत उड़ के आती है हमारे मेन लैंड इंडिया में, और जब उस पर हम सोलर प्लेट्स लगाएंगे तो वो रेत की जो साइकिल है उड़ने वाली वो रुक जाएगी। उससे क्या होगा, जब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन, और सॉइल इरोजन के बाद करते हैं सॉइल के सैंड से सॉइल बनने की, तो वो रुक जाएगा। सॉइल इरोजन तो उसी लेवल पर होते रहेगा और सॉइल बनना कम हो जाएगा, सॉइल फॉर्मेशन कम जाएगा। तो सॉइल अगर ही नहीं रहेगा तो किसी प्रकार का वेजिटेशन, चाहे वो खाने की वेजिटेशन हो, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट के लिए ऐसे पेड़ पौधे हों जिसे हम खाने में उपयोग नहीं करते हो, उन सब पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। वो उनका जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है पूरे वर्ल्ड में कम जाएगा। तो दोनों को हमें देखते हुए सोलर एनर्जी की बहुत बड़ी जो हमारी पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि इंडिया इस पर काम कर रहा है। और आप देखें यूपी की भी हम एग्ज़ाम्पल लें तो ड्रोन शॉट में अभी आप अगर जो देखें यूपी में, तो लगभग धीरे धीरे आपके घर के आसपास वाले एरियाज़ में बहुत बड़े लेवल पे सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है। हर जगह छत पे चढ़ने पे हमें यही दिखाई देता है कि और ऊपर से सब्सिडी जो दी जा रही है, हाँ वही, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट दोनों द्वारा। जिस प्रकार आपने बताया कि सोलर एनर्जी कितनी फ़ायदेमंद है, जो एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है और इन्वायरमेंट को भी देख रही है। हाँ, तो इसमें हमने देखा कि जो सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, तो ये एक अच्छा प्रमोशन है कि आप अगर लेते हैं तो आपको कम कॉस्ट में, और ये ऐसा तो है नहीं कि बार बार हमें रीपेमेंट करना है। एक बार अगर हम खरीदते हैं तो और वन टाइम पेमेंट पे हमें मिल जाती है, और उसके बाद हमें बिजली बिल से भी बचत मिलता है। तो ओवरऑल ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हमें निजी तौर पे भी इसको प्रमोट करना चाहिए और इसका अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हाँ, कि हम लोग कोल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ हो रहा है। और तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि हमारी जो इंडिया है वो तीन तरफ से हम लोग बोलते हैं पानी से घिरा हुआ है। तो कैन वी नॉट यूज़ द वाटर इन ऑर्डर टू क्रिएट द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, तो जैसे कि आपने कहा हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.4 मतलब 140 करोड़ की जो हमारी जनसंख्या, और वो बढ़ ही रही है। 140 करोड़ तो एक एवरेज लिया जा रहा है या एक ऐसे ही सर्वे के तौर पे बताया गया। लेकिन इतनी बड़ी लेवल पे हमारी एनर्जी की कॉस्ट है, या इतनी बड़ी लेवल पे हमारा एनर्जी का कैपेसिटी है हमारे लोगों में, कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी कम बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोयला से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत इजी वे में निकल जाती है, और कहा जाए कि एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ट्रेडिशनल चीज़ों को धीरे धीरे हटाने में समय लगता है, इसीलिए हमारी देश उस तरफ बढ़ रही है, लेकिन उसको भी हटाने में हमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रहा है। जैसे कहा जाता है कि हमने सोलर एनर्जी का उपयोग तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो एक एड ऑन का काम किया, ना कि
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को घटाने का काम किया। वो हमारे जो नंबर ऑफ़ एनर्जी बढ़ रहा है, जैसे आपके घर में पहले के टाइम पे एक फ़ोन था, लेकिन अब हर एक मेंबर्स के पास एक फ़ोन है, तो चार्जिंग कैपेसिटी तो आपके घर का बढ़ गया। फिर वही सेम सिनेरियो हर एक लोगों को लीजिए, तो एक मैं फ़ोन का बात एग्जांपल दिया, ऐसे सेम अलग अलग चीज़ें। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सब ही मिलके हमारे जितने भी जो नीड है उसको पूरा कर रहा है, और कोल इसमें सबसे बड़ा परसेंटेज देता है। मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। अगर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक से एनर्जी जनरेट होती है उसके लिए प्योर फॉर्म ऑफ वाटर चाहिए होता है। तो जो पहले जो अगर हम सी का वाटर यूज़ भी कर लेंगे तो पहले तो सप्लाई करने में दिक्कत होगा वहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और ऊपर से उसको प्योरीफाई करने में जो कॉस्ट आएगा। सी का जो एनर्जी है वो ऐसे भी यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तो वो धारा के तौर पर यूज़ होती है। हाँ, टाइडल एनर्जी कि टाइडल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं आप ओशन वाटर के तौर पे, बट लेकिन हाइड्रो पावर में आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रो पावर में धारा की ज़रूरत होती है, बहुत तेज़ करंट बहना चाहिए, जिसको कहते हैं वाटर करंट, वो बहुत स्पीड होना चाहिए, इससे एनर्जी निकलती है। हम इस एडिटोरियल के और आगे आने वाले समय जो एडिटोरियल या डिस्कशन होंगे उस पर छोड़ते हैं, बाकी हम अगले आर्टिकल के बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा धुरंधर मूवी को लेकर। हाल ही में जियो स्टूडियो के द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन कहें कंट्रोवर्शियल मूवी लाई गई हमारे इंडियन सिनेमा के द्वारा, जिसने बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छा किया है, और इसकी इनकम तो हो ही रही है, सबसे ज़्यादा जो इसकी हो रही है वो है कंट्रोवर्सी में आ रही है। क्यों? क्योंकि इसमें जिस बड़े लेवल पे वायलेंस को नॉर्मलाइज़ किया गया है, जिस बड़े लेवल पे एक तरीके से जो आदमी के हमारे अंदर होता था कि वायलेंस मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, लोग अब उसको देख के उसको नॉर्मलाइज़ करें कि इट्स ओके, ये होता ही आजकल की मूवीज़ में, या एक पैटर्न बन चुका है हमारे दिमाग में और हमारे पूरी जनरेशन में कि इस तरीके की मूवीज़ ही फेमस होंगी या इस तरीके की मूवीज़ ही हमारे द्वारा पसंद की जा रही है। ये एक हुआ। दूसरा, इसमें एक लौते रिलीजन को जो सिमेटिक धर्मों से आता है और एक इकलौते देश को, पाकिस्तान को सीधा टारगेट किया गया है। तो टारगेट नहीं किया गया, टारगेट से ज़्यादा हम कहें कि ये रियल इवेंट्स पे आधारित है। तो जो रियल इवेंट्स पे जब चीज़ें आती है, कहा जाता है कि रियलिटी या ट्रुथ अनएक्सपेक्टेबल होता है मोस्टली लोगों के लिए। तो पाकिस्तान के द्वारा, ना कि पाकिस्तान के द्वारा बल्कि गल्फ़ कंट्री, जो 6 बड़ी बड़ी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनके द्वारा इस मूवी पे बैन लगा दिया गया। मतलब वो अपने देश में इस मूवी को दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको बैन लगा दिया गया। तो एक तरीके से ये बताता है कि किस तरीके से उनका फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो बस एक पपेट रूलर है। वहाँ जो रियल पावर में है गुंडे, क्रिमिनल्स, मिलिट्री, ये है। मिलिट्री बड़े लेवल पे है, जैसे हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल तौर पे छोटे छोटे क्रिमिनल या गुंडे हैं, बड़े लेवल पे डॉन या माफियाज़, फिर दूसरे लेवल पे सबसे बड़े लेवल में मिलिट्री है, जो ISI या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। तो इस मूवी में को जो बैन किया गया, इस मूवी को जो बैन किया गया गल्फ़ कंट्री में, इसमें यही बताता है कि किस तरीके से ये एक तरीके से सच्ची मूवी है। क्योंकि कहा जाता है कि जब आपको काफ़ी लोग बोलने लगे या काफ़ी लोग आपके क्रिटिसाइज़ करने लगे, तो आप ये समझ जाना चाहिए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या किसी अच्छे कदम या नया करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ही लोग तभी क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। सेम हमारी इंडियन सिनेमा आज कहा जाता है कि मूवीज़ अच्छी नहीं ला रही है, एक समाज को सिखाने वाली, लेकिन ये मूवी बताती है कि कितने बड़े लेवल पे हमारी इंडियन आर्मी, हमारे डिफेंस फोर्सेस, ऐसे काफ़ी सारे मतलब ट्रू हीरो कहा जाए, इपिक पर्सन कहा जाए, कि जो अपने पूरे लाइफ को एक देश में जी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो कौन है, कहाँ से आते हैं, क्या करते थे। सेम चीज़ें इस मूवी में दिखाया गया, सेम चीज़ें इस मूवी में कोशिश की गई है कि लोगों को पता चले। लेकिन यहाँ पे बाहर हमारी जो पड़ोस देश है पाकिस्तान और बाकी देश है गल्फ़ कंट्री, उनके द्वारा इसके लिए बैकलैशेस दी गई। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आपने जैसे बताया कि जो एक्शंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कि जो मार धाड़ कहते हैं हम लोग शुद्ध भाषा में, लेकिन जब हमारे देश में एनिमल जैसी मूवी हिट हो सकती है, इस कहानी का सिर पैर नहीं है, तो एक ऐसी मूवी जो रियल इवेंट पे ऑर्गेनाइज़ की गई है, इसको फ्रेम किया गया है, तो जिसमें सही में फ़ाइट है, इसमें सही में मिलिट्री एक्शंस हैं, तो उसमें एक्शंस को लेकर सवाल उठाना का कोई मुझे लग रहा है कि बेस नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात रही कि फ़ॉरेन पॉलिसीज़ का जो खुल कर आना, अगर कोई कंट्री बैन कर रही है कहीं किसी कंट्री की रियलिटी को दिखाने के लिए,
तो फिर ये दिखा रहा है कि सीधे सीधे वो पाकिस्तान के सपोर्ट में है। तो इंडिया के लिए एक मूवी भी ऐसे काम करे, एक एजेंसी के तौर पे वर्क कर सकती है। हमें पता चल पाया कि उन कंट्रीज़ का फ्रेमवर्क क्या है, माइंड फ्रेम क्या है, मतलब हमारे देश के लिए। दूसरी पॉइंट तो मैं यही ऐड ऑन करना। मतलब लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक होता है वायलेंस जो होती है, एक को मिलिट्री लेवल पे या मिलिट्री में जो अलग अलग वॉर्स होती हैं, उसको लोकल पब्लिक से दूर इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो वायलेंस लोकल पब्लिक देख नहीं सकती और देखना भी नहीं चाहिए। तो सेम चीज़ें जब आप दिखाना स्टार्ट करते हैं कि इस बड़े लेवल पे वॉर हो रहा है, तो आपको कितना ही आप अपने कंट्री पे लव करते हो, एक अलग एस्पेक्ट में चला गया चीज़ है। लेकिन मैं बताऊं, कितना भी आपके अंदर नेशनलिज्म भरा हो, वहाँ पे आता है इनह्यूमन तरीके से किया जा रहा है। तो ह्यूमैनिटी हमेशा से एक लोगों के लिए ऊपर रहनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपका नेशन प्राइड। वो ठीक है, नेशन लव ठीक है, लेकिन ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। और ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा एस्पेक्ट यही है कि एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन पे इतने बड़े लेवल पे हेट्रेड ना हो। फिर हमारे में और जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा? हम तो उनसे भी ज़्यादा एनिमल नेचर का है, तो हमारे बेसिकली ये सारी जो मूवीज़ होती हैं, हर एज ग्रुप के बच्चे, बूढ़े या फिर जो नौजवान होते हैं, सभी देखते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी उनके दिमाग पे पड़ता है। जैसे बच्चे देखते हैं तो कहते हैं ना कि फिलॉसफी में कहा जाता है कि हम ऑब्जर्विंग से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और अगर ऐसी चीज़ें पब्लिक भी हो जाएंगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ के यूथ या बच्चे हैं उनमें एक अलग डिजास्टर टाइप की चीज़ें पैदा होने लगेंगी। चीज़ पे भी बैन कर दिया जाना चाहिए। जो इस्लाम है, इस्लामिक कंट्री या फिर इंडिया में भी कुछ ऐसे इस्लामिक रिलीजन के पीपल हैं जो अपने मदरसा में हमारी कंट्री में रह के हमारे ही रिलीजन को अटैक करते हैं। जैसे उनको टेररिस्ट बनना सिखाया जाता है। हाँ। इस चीज़ पे नहीं, हाँ, इस पे बैन तो लगना ही चाहिए, जाहिर सी बात है। और बैन कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन इतना बड़े लेवल पे सब चीज़ें और इतने कह सकते हैं इंटरनली होता है, जैसे घने जंगलों में या अलग अलग एरियाज़ में ये चीज़ें पता है। इतनी टेरेन हमारी उसकी टीचिंग्स बंद कर देनी चाहिए। नहीं, मदरसा की टीचिंग्स की रही बात तो उसमें हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ बात वो अलग सिनेरियो है, सेम चीज़ें और बाकी अलग है। तो जैसा मतलब इसमें धुरंधर न्यूज़ पे बताया गया, उसमें भी यही दिखाने की कोशिश की गई कि एक एकलौता रिलीजन किस तरीके से काम करता है, या रिलीजन का नाम पे रिलीजन का फ़ायदा उठा के किस तरीके से लोगों के दिमाग में मतलब वायलेंस का एक नॉर्मलाइज़ किया जाता है कि हाँ, आप जो कर रहे हैं वो खुदा के नज़र में या भगवान के नज़र में, गॉड के नज़र में अच्छा है, वो आपके लिए फ़ायदा करता है। इस मूवी में यही दिखाई गई। जो हमारा लास्ट आर्टिकल है वो है सेकंड लास्ट आर्टिकल, वो है हमारा लियोनेल मेसी की विज़िट को लेकर। हाल ही में हमारे देश में करीब 14 साल बाद उनका विज़िट हुआ। कहा जाता है उनको एक टर्म से डिनोट किया जाता है गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। रही बात फुटबॉल में या उनके नेचर में, इतने बड़े लेवल पे अच्छे प्लेयर हैं वो, और फिलैंथ्रोपी भी उतने बड़े लेवल पे उनके द्वारा की जाती है पूरे इंटरनेशनल में, कि उनको एक बहुत अच्छा पर्सनैलिटी माना जाता है हमेशा से। वो एक अर्जेंटीना, पहली बात तो अर्जेंटीना देश से आते हैं। अर्जेंटीना अभी भी एक डेवलपिंग इकॉनमी है, तो उनका हमेशा से पूरे वर्ल्ड में इतना अच्छा गेम प्ले रहा है, और इतने बड़े लेवल पे उनकी फ़ैन मतलब लोग इतने बड़े लेवल पे उनको पसंद करते हैं। तो जब उनकी विज़िट इंडिया में हुई तो एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन के उभरी, और जिस जगह पे उनके द्वारा विज़िट किया गया वो कोलकाता का साल्ट लेक स्टेडियम था। तो जहाँ वो विज़िट किए, वहाँ पे निकल के आया एक टर्म जिसे हम कहते हैं वीआईपी कल्चर, कि लोग वहाँ पे जो वीआईपी जो लोग थे उनको उनसे मिलने दिया गया, और जो लोकल पब्लिक थे जो कि बहुत ज़्यादा महंगे टिकट्स दे के आए थे। मैं आपको बता दूं, आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इतने बड़े ज़्यादा लेवल पे पैसा लिया गया सिर्फ उनको देखने के लिए, और तब भी वहाँ की लोकल पब्लिक से उनको मिलने नहीं दिया गया या देख भी नहीं पाए। तो फिर वहाँ की लोकल पब्लिक ने एकदम प्रोटेस्ट चालू किया। उस प्रोटेस्ट में स्टेडियम को काफ़ी नुकसान हुआ, बहुत बड़े लेवल पे वायलेंस हुआ, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बर्बाद किया गया। तो एक तरीके से उनमें इतना गुस्सा आ गया कि हमने इतना इंतज़ार किया, हमने इतना ज़्यादा पैसा पे किया हमारे मतलब हीरो से मिलने के लिए, हमारे इतने अच्छे प्लेयर से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी उनको वहाँ की जो कह सकते हैं जो फाइनेंस वो कर रही थी कंपनी या जो ऑर्गेनाइज़र थे, उनके द्वारा वीआईपी कल्चर को प्रमोट करते हुए वहाँ के लोकल पब्लिक जो कॉमन सिटीजन्स हैं उनको नहीं मिलने दिया गया। अभी वहाँ सीएम के द्वारा माफ़ी मांगा गया इस इंसिडेंट को लेके, जो वेस्ट बंगाल के सीएम हैं, और इस पर जांच ही बैठा है कि इसके पीछे कौन था। इस तरीके की न्यूज़ें इंटरनेशनल मीडिया पे इंडिया का जो रिस्पेक्ट है, इंडिया का जो फेम है या फेथ है लोगों को इंडिया में, वो बहुत घट जाता है। क्योंकि
जब बात करते हैं एक इतने बड़ी पर्सनैलिटी इंडिया में आ रही है तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ थी, लेकिन इस तरीके के इंसिडेंट फिर उसी चीज़ को नेगेटिव बना देती है। इंडिया के फुटबॉल प्लेयर्स को इन्हेंसमेंट मिल सकती है, बोल दीजिए आप। और इंडिया की जो हाँ लियोनेल मेसी का विजिट भी इसलिए था क्योंकि हमारी गवर्नमेंट भी चाहती है कि जितना क्रिकेट से हम अर्न करें, जितना क्रिकेट पे हम प्रमोशन दे रहे हैं, उससे ज़्यादा हम फुटबॉल और भी अलग अलग चीज़ें, खास करके फुटबॉल को प्रमोट करें, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे सबसे बड़े पैमाने पे जो गेम खेला जाता है फुटबॉल है। करीब इसकी विश्व की आधी पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन इसके फ़ैन के तौर पे है। जो हमारा लास्ट सबसे शॉर्ट न्यूज़ है वो है हमारा बीजेपी पार्टी को लेके। हाल ही में बीजेपी पार्टी के जो सबसे इम्पोर्टेंट अध्यक्ष हैं या जो पूरी पार्टी को रन करते हैं, वो पद बिहार के एक ऐसे युवा नेता को मिला जो मोस्ट यंगेस्ट अभी तक के बीजेपी प्रेसिडेंट के तौर पर निकले, वो है नितिन नवीन। नितिन नवीन जी को ये पद मिला जो कि बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आज तक किसी भी बिहारी को या बिहारी जो बीजेपी पार्टी में थे उनको ये पद नहीं मिला। बीजेपी जो गवर्नमेंट है करीब बहुत वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पार्टी है कांग्रेस के बाद, उसमें इतना बड़ा पद। और ये इतनी बड़ी न्यूज़ इसलिए बनी क्योंकि पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे बीजेपी है। इसकी एक्टिव मेंबरशिप 20 करोड़ के आसपास है। तो सेम चीज़ें ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बन के निकली कि इतने यंग मतलब उनको यंग वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर के तौर में उनको जब इतना बड़ा पद मिला, तो अब आने वाले समय में, क्योंकि ये पद तभी मिलता है जब इलेक्शन, जैसे बिहार इलेक्शन में उनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया और इतना बड़ा रोल प्ले किया गया कि जेडीयू और बीजेपी गवर्नमेंट दोनों बहुत अच्छे पार्टी बन के उभरी। सेम चीज़ इसके कारण एज अ गिफ्ट या एज अ उनको रिस्पेक्ट ये उनके लिए बहुत अच्छा पद मिला। और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बिहार का रिप्रेजेंटेशन अब नेशनल में और ज़्यादा होगा, क्योंकि जब इतनी बड़ी पार्टी के प्रेसिडेंट ही स्वयं वहीं से आएंगे तो जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी बिहारी लोग के अलग अलग इश्यूज़ हैं, उसको आगे रखेंगे। और एक तरह से और चीज़ें सपोर्ट मिलती है कि जब हम बात करते हैं बड़ी बड़ी पार्टीज़ या बड़े लेवल पे, तो बिहार को हमेशा से ऐसा रखा गया कि साइड कर दिया गया। और अब जब मेन लाइमलाइट में आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से माइंडसेट या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं हमारे लिए वाकई में, वो खुद वहाँ से लीडर बता पाएंगे और वो बड़े लेवल पे फिर उस पर काम भी होगा। तो एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल भी बन चुका है, क्योंकि इसकी जो नंबर ऑफ़ मेंबरशिप है वो बहुत बड़ी है। और भारत देश, जो भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको चलाने वाली पार्टी बीजेपी है, और उस पार्टी के प्रेसिडेंट जो कोई बनते हैं तो फिर मायने वो बहुत ज़्यादा रखता है। आज के सहयोग समाचार को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।